प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यानी शिक्षा का उद्देश्य पाठ के सभी गद्यांशों को लेकर के आ चुका हूं। एक ही वीडियो में सारे गद्यांशों को फिनिश कर दूंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कोई ना कोई गद्यांश आपके पेपर में जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शिक्षा का उद्देश्य के सारे गद्यांशों को हल कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भैया आप जो गद्यांश पढ़ा रहे हैं ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमारे बुक में नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों, बात क्या है कि बुक जो है प्रति ईयर्स क्या होता है, अलग अलग प्रकाशन की बुक्स निकलती हैं जिसमें गद्यांश तो सेम होता है लेकिन नीचे वाले प्रश्नों को बदल दिया जाता है। तो भाई उससे आपको नहीं घबराना है। आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रश्न चाहे जहां से देगा आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक गद्यांश को अच्छे से हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले का नंबर गद्यांश है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, प्रदर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। कि पुरुषार्थ जो है अर्थात पुरुष का अर्थ, पुरुष का मेन लक्ष्य क्या है, ये जो है एक दार्शनिक विषय है अर्थात दर्शन से संबंधित विषय है। प्रदर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। लेखक कहते हैं कि दर्शन जो है इसका हमारे जीवन से बहुत घना संबंध होता है, अर्थात पुरुषार्थ जब दर्शन से संबंधित है और दर्शन हमारे जीवन से संबंधित है तो इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ और दर्शन दोनों ही हमारे जीवन से संबंधित है, ठीक है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ और दर्शन जो है ये केवल मात्र पढ़ने योग्य विषय नहीं है, जबकि इसे हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, इसे महसूस भी करना पड़ता है। आगे कहते हैं प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। प्रत्येक समाज, चाहे जो समाज हो, उसको एक दार्शनिक विचारधारा स्वीकार करनी चाहिए ताकि उसका सारा काम जो है आसानी से हो सके, सुलभतापूर्वक वो समाज चल सके, ठीक है। मैंने रेखांकित की व्याख्या भी आपको बताया है, ठीक है। अब चलिए बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखते हैं और सारे प्रश्न को गद्यांश में ढूंढ ढूंढ के फिनिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो या फिर यही प्रश्न ऐसे आ सकता है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे, या फिर आप पाठ का नाम लिख देंगे शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम लिख देंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है जितने के नीचे लाइन खींची गई है। तो एक बार टेम्परेरी व्याख्या तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन व्याख्या लिखेंगे कैसे, इसके लिए आप बुक ले लेंगे दोस्तों और साथ में व्याख्या को देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है। जो बोला गया कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है अर्थात दर्शन से संबंधित विषय है, ठीक है। और दर्शन का हमारे जीवन से बहुत गाढ़ा संबंध होता है, अर्थात पुरुषार्थ और दर्शन दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये हमने व्याख्या में लिख दिया। आगे लिखेंगे दोस्तों, आगे लेखक कहते हैं कि दर्शन मात्र पढ़ने के योग्य कोई पाठ्यक्रम नहीं है। दर्शन मात्र जो है ये पढ़ने योग्य कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, बल्कि उसे हमें महसूस भी करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए लेखक कहते हैं कि दर्शन और पुरुषार्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए और अपने सारे काम उसी विचारधारा के अनुसार करने चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या अच्छे से बता दिया है, ठीक है। दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा तक की व्याख्या। अब अगर आपको एक एक पंक्ति की व्याख्या पढ़ना है भाई, तो लाइव क्लासेस में मैं पूरा चैप्टर की व्याख्या लिख लिख करके बताया हूँ, जिन वीडियोज के डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है। तो पुरुषार्थ भैया एक दार्शनिक विषय है, अभी आप पढ़े हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है। तो अभी आप देखे हैं कि पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध जीवन से है, तो वही चीज़ लिखेंगे। देखिए हमने लिख दिया कि पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध जीवन से है। अगला प्रश्न है प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो लिखेंगे प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे समाज को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद मिलती है। कि समाज वास्तव में है कैसा, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जो भूल जाता है तो उसको पहचानने में उसको मदद मिलेगी, ठीक है। अभिज्ञा
अविज्ञा यानी अज्ञानता, अविद्या के कारण समाज अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जिससे अल्पज्ञता और शत्रुता की स्थिति पैदा होती है और दुख उत्पन्न होता है। इसलिए हमें एक दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि आत्मा अजर और अमर है, यानी लेखक कहते हैं कि पहले प्रश्नों को देखते हैं फिर व्याख्या, जब रेखांकित वाला प्रश्न आएगा तब व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये तो भाई सेम टू सेम पूर्वत यानी जो पहले वाला क्वेश्चन में आप संदर्भ लिखे हैं सेम वही यहाँ पर भी आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए मैं एक बार आपको पैसेज में समझा देता हूँ फिर लिखना बताऊंगा। ठीक है, तो आत्मा अजर और अमर है, यानी लेखक कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा जो होती है ये अजर है अर्थात कभी नष्ट नहीं होती है, और अमर है अर्थात कभी भी नहीं मरती है। ठीक है भैया, तो इसको लिखेंगे व्याख्या में। लेखक कहते हैं कि आत्मा ना तो नष्ट होती है और ना ही कभी मरती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर होती है। सबसे पहले इतना लिख देंगे। उसके बाद उसमें अनंत ज्ञान होता है, शक्ति होती है और आनंद का भंडार होता है। तो व्याख्या में इसको आगे लिखेंगे। आगे लेखक कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान और शक्ति होती है, साथ ही साथ आत्मा के अंदर आनंद भी भरा हुआ होता है। बताइए कुछ डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सीधी खड़ी बोली है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आपको सेम टू सेम व्याख्या में लिख देना है। ठीक है भैया, आत्मा को क्या माना गया है? तो आत्मा को अजर और अमर माना गया है, ये आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो अभी मैं बताया हूं कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि भाई आत्मा अजर और अमर है, ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि आत्मा में ज्ञान, शक्ति एवं आनंद भरा होता है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है? तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर आप पढ़े होंगे, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति दोनों होते हैं वहाँ आनंद होता है। तो इसका मतलब ज्ञान और शक्ति दोनों आनंद की कुंजी हैं। तो उत्तर में लिखेंगे इस गद्यांश में ज्ञान और शक्ति दोनों को ही आनंद की कुंजी बताया गया है। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों गा नंबर गद्यांश पर। लेकिन अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, गा नंबर गद्यांश है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। लेखक कहते हैं, चलिए एक बार पूरे गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध कोई राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भाई गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो पूर्वत पहले की भांति। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं आपको व्याख्या बताता हूं। यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा का साक्षात्कार करना अर्थात आत्मा को देखना, आत्मा को पहचानना। तो लेखक कह रहे हैं कि आत्मा को पहचानने का मुख्य साधन है योगाभ्यास अर्थात योग करना। योग तो आप जानते ही क्या होता है। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है, अर्थात योगा करें हम लोग, तभी हम अपने आत्मा के मुख्य स्वरूप को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एकमात्र तरीका योगाभ्यास है, अर्थात योगाभ्यास के जरिए हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। ये पहले हो गया। उसके बाद योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध माने व्यवस्था ना तो कोई राज्य कर सकता है, ना तो कोई स्कूल कर सकता है, और ना कोई स्कूल का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे लेखक कहते हैं कि योगाभ्यास सिखाने का कार्य ना तो कोई राज्य सरकार कर सकती है, ना ही किसी विद्यालय का अध्यापक। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको योगाभ्यास करना है तो आपको खुद गुरु ढूंढना पड़ेगा भैया। ना तो किसी स्कूल का टीचर आपको योग सिखाएगा और ना ही कोई राज्य सरकार इसके लिए आपके पास व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? तो अभी आप यहाँ पर पढ़े हैं कि योगाभ्यास है। ठीक है, तो वही चीज़ आप लिखेंगे कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो अभी आप पढ़े हैं भैया कि समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो यही चीज़ लिखेंगे कि समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में अर्थात योग्य बनने में सहायता करें और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करें। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में गद्यांश में कहा क्या गया है। तो
तो भाई उपर्युक्त गद्यांश में लेखक आत्म साक्षात्कार करने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को, हमारे अंदर कौन सी ताकत भरी है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो लेखक योगाभ्यास के बारे में बताते हैं, अभी आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर लेखक बताए हैं। अब देखते हैं दोस्तों, घ नंबर गद्यांश है। यहाँ अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। ठीक है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। और ये गद्यांश कहाँ तक जाता है? निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। अब चैप्टर तो भाई कम से कम आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ते हैं आप, एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ, टेंशन मत लो, आप एक एक गद्यांश को करके आओगे। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भाई संदर्भ लिखो, तो उत्तर में लिख देंगे पूर्वत, लेकिन एग्जाम में आप पूर्वत नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही गद्यांश आएगा, 4-5 थोड़ी आएंगे, एक आएगा। तो आपको जो मैं पहले वाले गद्यांश में बताया हूँ सेम वही चीज़ यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, तो इसके लिए आप रेखांकित अंश देख सकते हैं, लिखा है कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना। एक बार फिर बता दूं, अगर आप एक एक लाइन की व्याख्या लिख लिख करके पढ़ना चाहते हैं तो भाई आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप केवल एग्जाम में आप सोचते हैं कि मैं बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लूँ, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए। ठीक है, आपको मैं मेन चीज़ सारी इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। देखिए, लेखक कहते हैं कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो सुख में जी रहा है, सुखी है, उसका परिवार सुखी से बीत रहा है, अब उसका परिवार अच्छे से चल रहा है, तो उसके सुख को देखकर हमें सुखी होना चाहिए। ये गुण हमारा मैत्री कहलाता है, मित्रता कहलाता है। और दुख देखकर दुखी होना, अर्थात दूसरे व्यक्ति दुखी हैं तो उसमें हमें सुख नहीं मिलना चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर हमें हमारे अंदर भी दुख होना चाहिए। ठीक है, ये करुणा की भावना है, अर्थात दया की भावना है। ठीक है, चलिए व्याख्या कैसे लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या में कहेंगे कि लेखक कहते हैं कि दूसरों के सुख को देखकर हमारे अंदर सुख होना मैत्री कहलाता है, और दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना करुणा कहलाती है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मैत्री और करुणा की भावना होनी चाहिए। ठीक है भैया, गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो आप अभी यहाँ पर पढ़े हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, पिछले पेज पर आप पढ़े थे शायद, हाँ पिछले पेज में आप यहाँ पर पढ़े थे। ये लिखा है भैया कि यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र के चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्र करने का मतलब ये है कि उसका मन जो है एक जगह पे लगा रहे। ठीक है, एक लक्ष्य की ओर एक लक्ष्य में लगा रहे, ना कि चारों तरफ भटके। तो उत्तर में लिखेंगे अध्यापक का कार्य है कि वह अपने छात्र के चित्त को एकाग्रचित करने का प्रयास करे। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? तो एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, गद्यांश में अभी पढ़े हैं। गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? तो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना ही करुणा है। ये हमारा आंसर हो गया, और ये गद्यांश भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अंगा नंबर गद्यांश। चलिए देखते हैं, यहाँ पे शुरू होता है ये गद्यांश कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यहाँ से शुरू होता है और ये गद्यांश कहाँ तक जाता है? दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाएगा। ठीक है, अंगा नंबर तक ये गद्यांश जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पर एक एक प्रश्न को पहले इसके देखते हैं, फिर गद्यांश की व्याख्या बताएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि संदर्भ लिखिए, तो ये भी पहले की भांति आप लिख देंगे भैया। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो रेखांकित अंश इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक व्याख्या में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो लेखक क्या कहते हैं कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है, अर्थात अपने मन को हम क्षुद्र वासनाओं मतलब तुच्छ विचारों से, क्षुद्र वासनाओं मतलब तुच्छ बुरे विचारों से, ठीक है, वासना युक्त विचार मतलब बुरे विचार, अर्थात हम अपने मन को अगर चाहते हैं कि हमारे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं और उनसे हम अपने मन को विरत रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा साधन है हम कला करें। मतलब कला करने का मतलब ये है कि कोई कला में लग जाए, जैसे कविता पढ़ने लगें, चित्र बनाने लगे, संगीत गाने लगे, है ना, कोई कला करें, कोई चीज़ बनाने लगे, चित्र बनाने लगे, ये सब कलाएं हम करेंगे तो ज़रूर हमारे मन से बुरे विचार दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे व्याख्या में, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि हमारे मन में हमेशा तुच्छ और बुरे विचार आते रहते हैं, इसलिए इन बुरे और तुच्छ विचारों से बचने का तरीका यह है कि हम किसी न किसी कला में लग जाएं और स्वयं को व्यस्त कर लें, क्योंकि कलाएं हमारे मन में उत्सुकता, एक्साइटमेंट और शुद्धता लाती हैं। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जब हम अपने दिमाग को किसी काम में व्यस्त कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे, है ना। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पर देखते हैं भैया, गद्यांश में ही ढूंढेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे। यहाँ पे लिखा है अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। तो बस कुछ नहीं करना, इसी को लिख देना है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कला को किसका साधन बताया गया है। तो अभी आप पढ़े हैं कि कला जो है वो हमारे मन से क्षुद्र वासनाओं को दूर करने का एक साधन है। तो प्रस्तुत गद्यांश में कला को मन से क्षुद्र वासनाओं को दूर करने का एक साधन बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसका महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में कला के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात कलाएं हमारे जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, इस चीज़ को इस गद्यांश में अच्छे तरीके से बताया गया है। और यहाँ से दोस्तों हमने शिक्षा के उद्देश्य के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांशों या कह लो आपके एक्सरसाइज को ख़त्म कर चुके हैं। 2024 या 25 में जो बुक आई है उसके गद्यांश भी आप इसी में पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।